खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 23 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये गज़ल है और शहरयार की लिखी हुई गज़ल है। ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। गज़ल का पहला मिसरा ही गज़ल के उन्वान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, क्योंकि गज़ल का हर शेर एक अलग मफ़हूम रखता है, एक अलग माने रखता है। गज़ल के हर शेर का अलग मौज़ू होता है और जितने अशार गज़ल में होते हैं, वो सब अलग मौज़ू के ऊपर लिखे होते हैं, अलग टॉपिक के ऊपर लिखे हुए होते हैं और एक शेर का दूसरे शेर से कोई रब्त, कोई जुड़ाव नहीं होता। इसलिए कोई एक मौज़ू के ऊपर नहीं लिखे जाने की वजह से गज़ल का कोई एक नाम भी नहीं होता, एक टॉपिक भी नहीं होता। गज़ल को पहले मिसरे के नाम से ही जाना जाता है या फिर उसके लिखे हुए या फिर शायर के नाम से कि फलाँ शायर की गज़ल है। तो हम पहले मिसरे को उन्वान के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। शहरयार की लिखी हुई गज़ल है और ज़िंदगी की हकीकतों को बयान कर रही है। शहरयार जदीद और तरक्की पसंद दोनों अदबों में हलकों में पसंद किए जाते हैं। दोनों अदबों में पसंद किए जाते हैं। तरक्की पसंद शायर भी शहरयार की गज़लें पसंद किया करते थे और जदीद शोरा जदीद कलाम पसंद करने वाले लोग भी शहरयार को पसंद करते थे। तो अलग अंदाज़ की, अलग तर्ज़ की आपने गज़लें लिखी, आपने नज़्में लिखी, नग़्मे आपने लिखे, फ़िल्मी नग़्मे आपने बड़े खूबसूरती से लिखे। उमराव जान और गमन में लिखे हुए आपके नग़्मे बहुत मशहूर व मारूफ़ हुए, बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले नग़्मों में शुमार हैं। यहाँ पर हम गज़ल से पहले शहरयार की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, आपकी तर्ज़ तहरीर, ख़ुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद गज़ल की तशरीह करेंगे। गज़ल के अशार का हम मतलब समझेंगे, माना समझेंगे कि क्या इन अशार के ज़रिए, इस गज़ल के ज़रिए शहरयार हमें पैगाम देना चाहते हैं। शहरयार, आपका शहरयार नाम नहीं था, शहरयार आपका तखल्लुस था। नाम है कुँवर इख़लाक़ मोहम्मद ख़ाँ। शायर शायरी में इस्तेमाल करने के लिए अपना एक नाम रखता है, जिसे तखल्लुस कहा जाता है और उस तखल्लुस को वो शायरी में जगह-जगह इस्तेमाल करता है। तो कुँवर इख़लाक़ मोहम्मद ख़ाँ आपका नाम था और शहरयार आपका तखल्लुस था। पैदाइश आपकी 16 जून 1936 को बरेली में हुई और वालिद का नाम कुँवर अबू मोहम्मद ख़ाँ था। इब्तिदाई तालीम बेनीगंज में हासिल की और बाद में अलीगढ़ आ गए और यहीं से आपने एमए किया। 1966 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर हो गए। 1983 में रीडर और 1987 में आप प्रोफेसर हुए। यानी ये वो ओहदे हैं जिनके ऊपर अलग-अलग वक्त के ऊपर आप फाइज रहे। जून 1996 ईस्वी में शोबा उर्दू के सदर की हैसियत से रिटायर हुए। शहरयार उर्दू के उन शायरों में हैं जो अवाम व ख़ास में यकसा तौर पर मकबूल हुए। बहुत उम्दा किस्म की आपकी शायरी है। मैंने आपको बताया कि आप अपने नग़्मों के लिए जाने जाते हैं। बहुत खूबसूरत आपने नग़्मे लिखे हैं। गमन और उमराव जान अदा के अंदर आपके लिखे हुए नग़्मे बहुत पसंद किए गए, बहुत मकबूल हुए। तो अवाम और ख़ास दोनों तरह के लोगों के अंदर आपकी पहचान थी। दोनों तरह के लोग आपको पसंद करते थे। वो बेक वक़्त जदीद और तरक्की पसंद दोनों हलकों में पसंद किए जाते थे। जदीद शोराओं का हल्का अलग था और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का, तरक्की पसंद शोरा का हल्का अलग था। तो दोनों हलकों के अंदर आपको पसंद किया जाता था, आपको चाहने वाले लोग मौजूद थे। उनके कलाम में अपने अहद के मसाइल की अक्कासी नज़र आती है। वो अपने कलाम में मखसूस अल्फाज, तराकीब, इस्तिआरे, अलामतें और पेकर इस्तेमाल करते हैं। आपके मौज़ूआत वही मौज़ूआत जो तरक्की पसंद तहरीक ने बताए हैं, जो जदीद शायरी बताती है। ऐसे मौज़ूआत जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हैं, जो इंसानी मसाइल को सामने लेकर आए, इंसानी कशमकश, इंसानी जद्दोजहद को दिखाएँ। इसी तरह के मौज़ूआत शहरयार ने अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किए। रात, नींद, ख्वाब, दरिया, समंदर, प्यास, दरिया की रवानी, खामोशी, आवाज़, सकूत और सदा जैसे अल्फाज उनकी शायरी की बुनियादी इस्तिआरे और अलामतें हैं। ये वो अल्फाज हैं जो ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी की सच्चाइयों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह के अल्फाज बहुत सारे आपकी शायरी में मिल जाएंगे। इसी तरह शहरयार अपने ख़ास अंदाज, अनफरादी रंग व आहंग और मुनफरिद लब्बो लहजा की वजह से जाने जाते हैं। ये है आपकी खुसूसियात कलाम और तर्ज तहरीर की खासियत और साथ ही हमने ज़िंदगानी के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात यहाँ पर हासिल की है। शहरयार के 5 शेरी मजमूए शाये हुए हैं।
अब कलाम के बारे में आपको बताया जा रहा है कि क्या खिदमत आपने उर्दू अदब की, क्या खिदमत आपने अदब की। तो 5 मजमूए आपके शाये हुए, जिसमें ख्वाब का दर बंद है बहुत मकबूल हुआ था। 1985 में ये लिखा गया था और इसी मजमूए पर उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी इनामात से भी नवाजा गया है। आपको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, जो अदब की दायरे के अंदर, अदब के हल्के में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 1999 में गजलों का दीवान मंजर आम पर आया और मकबूल हुआ। बाद में कुल्लियात हासिल शेर जहां के नाम से 2001 में शाये हुआ। शहरयार की इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में 2010 में उन्हें अदब के सबसे बड़े इनाम ज्ञानपीठ से सरफराज किया गया। उनके शेरी मजमूए देवनागरी रस्मुल ख़त में भी शाये हुए हैं, यानी हिंदी के अंदर भी उनके मजमूओं को शाये किया गया है तर्जुमा करने के बाद। और हिंदी ही नहीं, कई गैर मुल्की ज़बानों के अंदर भी आपके मजमूए, आपके अशार शाये हुए हैं और पसंद किए गए हैं। उनकी शायरी के मुंतखब हिस्से को कई गैर मुल्की ज़बानों जैसे फ्रांसीसी, रूसी, जर्मनी और अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तानी ज़बानों मराठी, बंगाली और तेलुगु में भी तर्जुमा किया गया है। यानी बहुत खूबसूरत आपके अशार होते थे, बहुत पसंद किए जाते थे। ज़बान की हद नहीं थी, दीगर ज़बानों के अंदर आपके मजमूओं का तर्जुमा किया गया, अशार का तर्जुमा किया गया और उनको बैरूनी मुल्कों में भी पसंद किया गया। आप देखें उनकी कबूलियत कि फ्रांसीसी, रूसी, जर्मनी, अंग्रेज़ी और यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भी अलग-अलग ज़ुबानों के अंदर मराठी, बंगाली, तेलुगु वगैरह में आपके अशार का तर्जुमा किया गया और बहुत मकबूल आपके तर्जुमे ये भी हुए हैं। यहाँ पर शहरयार की लिखी हुई गज़ल है, ज़िंदगी की सच्चाई को बताने वाली गज़ल है। साफ-सुथरी ज़बान के अंदर सच्चाई के साथ आपने गज़ल को लिखा है। गज़ल के मैंने बताया था आपको कि पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतले के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं, यानी इसमें रदीफ भी मिलेगा और इसमें आपको काफ़िया भी मिलेगा। इस शेर के अंदर नहीं, कहीं, ज़मी ये काफ़िया है और कुछ कम है रदीफ है, कुछ कम है। दोनों मिसरों के अंदर आपको कुछ कम है मिलेगा जो रदीफ है और दोनों मिसरों के अंदर आपको नहीं और कहीं मिलेगा जो काफ़िया है। रदीफ से ठीक पहले काफ़िया आता है। जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। और घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। यहाँ पर ज़मीं तो मतला जो होता है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं, मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ मिलेंगे, यानी दोनों मिसरों में ही काफ़िया होगा और दोनों मिसरों में ही रदीफ होगा। मतले के बाद के दूसरे अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे के अंदर काफिया और रदीफ मिलेगा। यहां पर काफिया ज़मी और रदीफ कुछ कम है, सिर्फ दूसरे मिसरे में ही मिलेगा। आगे देखो, इसमें ये और अशार हैं, इनके अंदर भी सिर्फ दूसरे मिसरे के अंदर यकीन कुछ कम है, यकीन काफिया और कुछ कम है रदीफ, फिर कहीं कुछ कम है दूसरे मिसरे के अंदर। यहां भी हर शेर के दूसरे मिसरे के अंदर, सिर्फ पहले शेर के अंदर दोनों मिसरों के अंदर ये रदीफ और काफिया मिलते हैं। इसके बाद आखिरी शेर के अंदर, ये किसी भी शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो शेर मक्ता कहलाता है। तो आपको मतला और मक्ता अपने जहन में रखना है। पहले शेर को मतला कहते हैं और मतला की खास बात यह है कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। और वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। वो कहीं भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, आखिर भी हो सकता है। ज्यादातर शोरा आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, मक्ता लिखते हैं। गजल की एक और खास बात जो आपको बतानी है और आपको जहन में रखनी है कि गजल का कोई एक मौजू, कोई एक टॉपिक नहीं होता। गजल के हर अशार का अलग मौजू होता है, अलग टॉपिक होता है। एक शेर का मतलब दूसरे शेर से कोई तसलसल नहीं होता, मतलब के हिसाब से कोई रब्त नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता। हर शेर अपने आप में आजाद ख्याल रखता है, आजाद मौजू रखता है और अपने आप में मुकम्मल होता है। किसी दूसरी चीज की, किसी दूसरी बात के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। एक शेर में जो बात कही जाएगी वो एक शेर पे ही खत्म हो जाएगी, दूसरे शेर से कोई मतलब नहीं है। दूसरे शेर में जो बात होगी उसकी पहले शेर से या उसके बाद के शेर से कोई माना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो बात कही जाएगी वो इसी की शेर की होगी और इसी में मुकम्मल हो जाएगी। यही गजल की खूबसूरती है कि दो मिसरों से मुकम्मल होकर एक शेर बन रहा है। एक शेर में
पूरी बड़ी से बड़ी कहानी बयान कर दी जाती है, बड़ी से बड़ी बात बयान कर दी जाती है। दूसरे शेर की, अगले शेर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए गज़ल का कोई एक उन्वान नहीं होता। जो पहला शेर है, उसके पहले मिसरे को हम उन्वान के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे गज़ल की पहचान हो जाती है कि ये गज़ल फला शायर की लिखी हुई है। तो ये गज़ल है हमारी, हम इसका मुताला करेंगे। पहले हम बुलंद ख़्वानी करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शायर हमें क्या पैगाम इस गज़ल के ज़रिए देना चाहते हैं। तशरीह हम इसकी करेंगे। बुलंद ख़्वानी करते हैं। पहले एक सरसरी तौर पर इसको पढ़ लेंगे, फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। ये कुछ कम है, इसका रदीफ है, बड़ा रदीफ है, लेकिन इस रदीफ ने इस गज़ल में मानवियत पैदा कर दी है, अशार को बड़ा खूबसूरत बना दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि हर शेर अपने आप में आज़ाद होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुकात, कोई जुड़ाव नहीं होता, लेकिन वज़न और बहर के एतबार से जुड़ाव होता है। रदीफ वही इस्तेमाल हो रहा है, काफ़िया वही इस्तेमाल हो रहा है, सारे अशार आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े होने के बाद भी ये अलग हैं। माने के एतबार से ये अलग है, कोई जुड़ाव माने के एतबार से नहीं होता, लेकिन बहर के हिसाब से, वज़न के हिसाब से ये आपस में जुड़े रहते हैं। उसी बहर में सारे शेर कहे जाएंगे जिसमें मतला कहा गया है, पहला शेर कहा गया है। वही काफ़िया और वही रदीफ अगले अशार में भी हमें देखने को मिलेगा। तो जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है। घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है। अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है। अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। और बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी। दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब जिधर देखने लगता है कि इस दुनिया में, अब जिधर देखने लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। और आज भी तेरी दूरी ही उदासी का सबब, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब। ये अलग बात है कि पहली सी नहीं, कुछ कम है। ये अलग बात है कि पहली सी नहीं, कुछ कम है। यहाँ पर 5 अशार दिए गए हैं इस गज़ल के अंदर। 3 यहाँ पर हैं और 2 इससे पहले हैं। 5 अशार गज़ल के अंदर दिए गए हैं, जिनका हम पढ़ेंगे। बुलंद ख़्वानी की हमने, पढ़ने का तरीका देखा, अब इसके बाद हम इसके माने देखेंगे। गज़ल में अशार कितने हो सकते हैं? 5, 7, 9, 11, 15, जितने चाहे उतने अशार गज़ल के अंदर शायर ले सकता है। 5 अशार, 7 अशार को सबसे बेहतर माना जाता है। तो ये 5 अशार के ऊपर लिखी हुई गज़ल है। शायर कहते हैं, जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। तवक्को का मतलब होता है उम्मीद। शायर जिंदगी से अपनी नाउम्मीदों को जाहिर कर रहे हैं, अपनी ना पूरी हुई ख्वाहिशों को जाहिर कर रहे हैं। दिल में कसक रह गई है, दिल में कुछ अरमान रह गए हैं, कुछ कमियां रह गई हैं जिनको पूरी करना था, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो शायर कहते हैं, जिंदगी जैसी तवक्को थी, यानी जिंदगी से जैसी मुझे उम्मीदें थी, जिस तरह से मैं जिंदगी गुजारना चाहता था, जिस तरह से मैं अपना वक्त गुजारना चाहता था, नहीं, कुछ कम है। जिंदगी वैसी नहीं गुजरी, उससे कुछ कम गुजरी है। ये हमारे सबके साथ गुजरता है। हम किसी काम के लिए, किसी महफिल के लिए, किसी जलसे के लिए तरह तरह के प्लान बनाते हैं, तरह तरह की तैयारी करते हैं। ख्वाहिश मन में हमारी होती है कि हम इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, इस त्यौहार को हम ऐसे बनाएंगे, इतनी चीज़ें यहाँ पर बांटेंगे, इतनी चीज़ें यहाँ से लेकर आएंगे, ये होगा, ये होगा। और जब वक्त आता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐन वक्त के ऊपर हमें लगता है कि वक्त आज से गुजरता चला जा रहा है, जो हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते थे, वो हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हम अफसोस करते हैं कि जो हमने तवक्को की थी, जो हमने करना चाहा था, जो हमने सोचा था, जो प्लानिंग की थी, वो पूरी नहीं हो पाई।
वो कम है, उससे कम रह गई। ये चीज़ हम ऐसी करते थे, लेकिन ऐसी नहीं कर पाए। तो ये ज़िंदगी का पछतावा ज़ाहिर किया है कि काम करने के बाद, हर चीज़ के बाद हमें पछतावा होने लगता है, परेशानी हमें होती है। तो वो इसलिए क्योंकि हम काम को कर नहीं पाते या अपने अपने काम से खुश नहीं हो पाते। यहाँ पर इंसान की नाखुशी को दिखाया गया है, इंसान की बेसब्री को दिखाया गया है। हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। यानी इंसान नाशुक्रा है, बेसब्रा है। सब कुछ मिलने के बाद भी वो अपनी कमी की तरफ ध्यान देता है और उसको लगता है कि हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ कम है। हर घड़ी यानी हर पल, हर वक़्त इसी सोच में रहता है, इसी सोच और फ़िक्र में रहता है और परेशान रहता है कि मैं जितनी ज़िंदगी में कर सकता था, जितना मुझे चाहिए था, जिसके मैं लायक था, मुझे उतना नहीं मिला, उससे कुछ कम मिला है। मैं तो फलाँ चीज़ के लायक था, मैं तो इतने रुपए के लायक था, मैं तो इतना ताकतवर होने के लायक था। अब मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, वो रुतबा नहीं मिला, वो पावर नहीं मिला जिसके मैं लायक था, उससे कुछ कम मिला है। अब वहाँ पर सब्र नहीं करता, वो रोता रहता है। जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता, जो नहीं है उसको याद करके अपनी ज़िंदगी खराब करता रहता है। तो शायर कहते हैं, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। अपनी कमी की तरफ शायर इशारा कर रहा है और ये इंसानी नफ्सियात है। इंसान कभी भी अपनी तरक्की से खुश नहीं होता। जो उसको मिलता है, जो हासिल होता है, वो उसे कम बताता है। चाहे वो 100 के ऊपर पहुँच जाए, चाहे वो पहाड़ के ऊपर पहुँच जाए, फिर भी कहेगा कि नहीं, कुछ कम है, अभी और चाहिए। तो इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। तवक्कुआत कभी पूरी नहीं होती, उम्मीदें पूरी नहीं होती। जो मिल जाए, वही उसको कम लगेगा। ख्वाहिशें पूरी हो जाएँ, तो दूसरी ख्वाहिशात वो बनाकर ले आएगा, तैयार हो जाएँगी। तवक्कुआत उसके पूरे नहीं होंगे, दूसरी चीज़ों से वो तवक्को करने लग जाएगा, दूसरी चीज़ें माँगने लग जाएगा। तो इंसान कभी भी सब्र नहीं करता, साबिर नहीं बनता। वो हमेशा यही कहता है कि हर वक़्त उसको एहसास होता रहता है कि कुछ कम है। ज़िंदगी में कमी का एहसास होता रहता है। तो पहले शेर में बहुत खूबसूरती से इंसानी नफ्सियात की तरफ इशारा किया है, जो कुछ कम है की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही जदीद शायरी है, यही नई तर्ज़ की शायरी है, जो इंसान के जज़्बातों की अक्कासी करे, उसके नफ्सियात को ज़ाहिर करे, उसकी कशमकश को ज़ाहिर करे, सोच-ओ-फ़िक्र को इंसान के ज़ाहिर करे और उसी अंदाज़ की ये ग़ज़ल लिखी हुई है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। यहाँ पर फिर इंसान की ज़हनी कशमकश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो माने निकल रहे हैं कि घर की तामीर हम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीन जितनी चाहिए, जो नक्शा हमने बनाया है, उस नक्शे के मुताबिक ज़मीन हमारी कम है। तो अब तो सिर्फ़ ख़्यालों में ही हम अपना घर बना सकते हैं, हमारा घर ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन जो असल माने हैं, वो ज़िंदगी की सच्चाई की तरफ बयान कर रहे हैं। वो इंसान के उसी बेसब्रेपने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो इंसान नाशुक्रा और बेसब्रा बना रहता है, जो ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है, जो चीज़ों के पीछे भागता रहता है, जो अपने पास है उसके अंदर खुश नहीं होता, जो चीज़ें हाथ में हैं उसके लिए मुट्ठी बंद नहीं करता, और माँगता रहता है, हाथ फैलाता रहता है और तवक्को करता रहता है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, यानी ज़िंदगी जो गुज़ारना है, शायर को ये कहते हैं घर की तामीर मतलब यहाँ पर ज़िंदगी की तामीर है, ज़िंदगी गुज़ारने से तशबीह दे रहे हैं। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, यानी ज़िंदगी जिस तरह से मैं गुज़ारना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी गुज़रनी चाहिए, वो तो अब ख़यालात में ही गुज़र सकती है। वो ज़िंदगी असल तरीके से गुज़ारने का, सही तरीके से गुज़ारने का मेरे पास असलूब ही नहीं है, सामान ही नहीं है। जैसी ज़िंदगी की मैंने तवक्को की थी, जैसी ज़िंदगी मैंने सोची थी, उस तरह की ज़िंदगी गुज़ारने का मेरे पास सामान ही नहीं है। उतना पैसा ही नहीं है कि मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ार पाऊँ। उतनी खुशियाँ ही नहीं है मेरे नसीब में कि मैं उस खुशियों के साथ ज़िंदगी गुज़ार पाऊँ। अपने नक्शे के मुताबिक ज़मीं कुछ कम है और जितना मेरे पास दौलत होनी चाहिए, जितना मेरे पास ताकत होनी चाहिए, वो मेरे पास ताकत, वो मेरे पास दौलत नहीं है। नक्शे के मुताबिक ज़मीं यानी जितना मेरे पास होना चाहिए, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो ज़िंदगी मेरे ख़यालात वाली कैसे गुज़र होगी? ख़यालात तो मैंने बहुत ऊँचे-ऊँचे सोच रखे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें मैंने सोच रखी हैं। बहुत सारी ख़्वाहिशात मैंने बड़ी-बड़ी मैं अपनी बना रखी हैं। अब ख़्वाहिशात तो कैसे पूरी की जाए? सोच तो मेरी बड़ी है, लेकिन आमद मेरी ज़ीरो है। तो मैं कैसे अपनी ख्वाबों की तकमील करूँ?
कैसे अपनी ख्वाहिशात को मैं पूरी करूं। वो फिर ख्वाहिशात मेरी तसव्वुर में, ख्यालात में ही पूरी हो सकती है, ख्वाबों में ही पूरी हो सकती है। असल जिंदगी में तो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। अपने नक्शे के मुताबिक ज़मीं कुछ कम है कि जो जितने वसाइल चाहिए थे, जितने असलूब चाहिए थे, वो असलूब मौजूद नहीं है, वो वसाइल मौजूद नहीं है, तो ये मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर होगी, इसी कश्मकश में मेरी ज़िंदगी रहेगी जिस कश्मकश में के अंदर अभी मौजूद है। अपने नक्शे के मुताबिक ज़मीं कुछ कम है। नक्शा बनवा लिया मैंने बहुत बड़ा सारा महल का, बहुत बड़े-बड़े मैंने वहाँ पर मकान दे दिए, बहुत बड़े-बड़े मैंने वहाँ पर ड्राइंग रूम वगैरह, मेरे किचन वगैरह मैंने दे दिए हैं चीज़ें। डाइनिंग रूम बहुत बड़ा दे दिया है और ज़मीन है मेरी छोटी-सी। ख़यालात मेरे बड़े सारे, बहुत बड़े-बड़े सोचो-फ़िक्र है मेरी। ख़यालात बड़े हैं और ज़मीन मेरी छोटी-सी। तो अब कैसे गुज़रो, कैसे हो? तो ये तो जो मेरा मकान है, जो मेरा नक्शा बनवाया है, जो मैंने महल का नक्शा बनाया है, अब ये महल तो मेरा ख़्वाबों में ही तैयार हो सकता है। इसके लिए चाहिए 200 गज़ ज़मीन और मेरी जो ज़मीन है वो 10 गज़ भी नहीं है। 10 गज़ ज़मीन में 200 गज़ का नक्शा कैसे बनेगा? तो वो तो फिर मेरे ख्वाबों में ही बन सकता है, ख्यालों में ही बन सकता है। तसव्वुर का मतलब होता है ख्वाब ख्याल में, गुमान में, सोच में, वो असल में नहीं बन सकता। यहाँ पर भी इंसान की नफ्सियात की तरफ इशारा किया है कि जितनी हैसियत हो, जितनी औकात हो, उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। यानी जितनी चादर हो, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आपकी ₹1 की आपकी हैसियत नहीं है, आप ₹100 का सामान खरीद रहे हो, तो फिर आप बर्बाद होना है। आपको खत्म होना है। क्योंकि ₹99 आप कहाँ से लेकर आओगे? आप उसके लिए चोरी करोगे, आप उसके लिए डाका डालोगे, आप उसके लिए किसी के ऊपर लूट-पाट करोगे। तो वो ऐसे काम हैं जो आपको तन्हाई की तरफ, आपको बर्बादी की तरफ ले जाएँगे, आपको खराबे की तरफ ले जाएँगे। तो इंसान को उतना ही सोचना चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो, जितना वो कर सकता हो, जितनी उसकी ताकत हो। ताकत से ज़्यादा अगर किसी काम के बारे में सोचोगे, तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें बुराइयों की तरफ ले जाएगा। अगले शेर की तरफ आते हैं। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब शायर यहाँ पर बिछड़े हुए लोगों को, बिछड़े हुए महबूब की तरह इशारा कर रहे हैं, जो माज़ी में उससे बिछड़ चुके हैं, उससे जा चुके हैं। अभी बिछड़ नहीं रहे, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, यानी लोग माज़ी में कभी बिछड़ चुके हैं, उससे दूर जा चुके हैं। तो शायर तवक्को रखता है, उम्मीद में है कि इन बिछड़े हुए लोगों से मेरी कभी ना कभी तो मुलाकात होगी ही। उम्मीद तो पूरी है उसको, लेकिन यकीन नहीं है, यकीन कम है। यकीन बात के होने का वज़न, कि वो बात होगी ही होगी, उसके ऊपर यकीन होता है। और कोई बात पर यकीन नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो बात के होने के ऊपर शुबा है, कि बात पूरी होगी या ना होगी। उम्मीद से यकीन बनता है, पहले उम्मीद फिर यकीन। तो यहाँ पर उम्मीद तो है, लेकिन यकीन कुछ कम है। यकीन भी है लेकिन कुछ कम है, कि उनसे मिलना चाहता है बिछड़े लोगों से, लेकिन ये पता नहीं कि उन किस हालात में है। ज़िंदा हैं कि मर गए? अगर मर गए तो फिर कैसे मुलाकात होगी? तो इसलिए यकीन यहाँ पर कम है। और अगर ज़िंदा हैं, वो ठीक है, कभी इस रास्ते पर दोबारा आना हुआ, तो उनसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। जो इसके कभी हबीब थे, जो इसके साथी थे, जो महबूब थे, वो बिछड़ चुके हैं। अब कभी ना कभी तो वो उनसे मुलाकात कर सकता है। तो दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। यहाँ पर शायर इस शेर में ज़िंदगी की हकीकत की तरफ इशारा किया है। ज़िंदगी के अंदर जो वसाइल बँटे हुए हैं, जो दौलत बटी हुई है, चीज़ें बटी हुई हैं, वो किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। कोई महलों में रहता है, ऊँचे-ऊँचे मकान, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें किसी ने बना रखी हैं। किसी के पास फटी हुई, टूटी हुई झोपड़ी भी रहने के लिए नहीं है। खाली मैदानों में, खाली सड़कों पे, फुटपाथ के ऊपर सोते हुए नज़र आते हैं। कोई नेमतें खा रहे हैं, बड़ी-बड़ी नेमतें मिल रही हैं, अच्छी-अच्छी नेमतें जिनको मिल रही हैं खाने के लिए, और खाकर उनको यूँ ही फेंक रहे हैं, पूरी तरह वो खा भी नहीं रहे उनको। और कहीं पर कचरे में से खाना बीन कर खाने वाले लोग भी मौजूद हैं। शायर ने ज़िंदगी की इसी हकीकत की तरफ इशारा किया है। अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में हर तरफ ऐसे हालात हैं। शायर कहता है जिधर देखिए, मतलब
कहीं भी देखिए, हर ओर आप देख लीजिए, चाहे मकानों को देख लीजिए, चाहे दुकानों को देख लीजिए, चाहे आप खाने-पीने में देख लीजिए, चाहे आप पहनने में देख लीजिए, हर जगह आपको तफरीक मिल जाएगी। हर जगह आपको एक तो बहुत बड़े आदमी मिलेंगे, सेठ मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको कचरा बीनने वाले गरीब मिलेंगे, जिनको 2 वक़्त की रोटी भी वक़्त पे मुयस्सर नहीं होती। रोटी भी वक़्त के ऊपर नहीं खा सकते, उस तरह के गरीब आपको मिलेंगे। और एक वो सेठ हैं जिनके पेट फटे जा रहे हैं खाने से, जिन्होंने बेतहाशा खाने अपने पेट के अंदर भर रखे हैं, ऐसे सेठ भी मिलेंगे। तो अब जिधर देखें लगता है कि इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर जहां देखो वहीं ऐसे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। हर तरफ देखा शायर ने, ये कहता है आप जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। कहीं ज़्यादा मिला हुआ है किसी को और कहीं बहुत कम मिला हुआ है। यहाँ पर शेर में ज़्यादा का इस्तेमाल हुआ है और कम का इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादा और कम एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। शेर में जब एक ही शेर में किसी दोनों मिसरों में से कहीं भी कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, तो यहाँ पर एक सिनत पैदा होती है और वो होती है सिनत तज़ाद। यहाँ पर ज़्यादा और कम का इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा और कम, तो यहाँ पर शेर की खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो गया है। तो सिनत पैदा होती है, सिनत तज़ाद उस सिनत को कहा जाता है। आपको याद रखना है, जब शेर में 2 ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ जो एक दूसरे के मुतज़ाद हों, तो वहाँ पर सिनत पैदा होती है। होने वाली सिनत का नाम सिनत तज़ाद है। और सिनत अशार की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जिस शेर में सिनत इस्तेमाल की जाती है, वो शेर बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत वो शेर बन जाता है। इस शेर को देखिए, अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो ज़्यादा और कम से शेर में मानवियत पैदा हो गई है, खूबसूरती पैदा हो गई है और माने अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, आज भी है तेरी दूरी उदासी का सबब, ये अलग बात है कि पहली सी नहीं कुछ कम है। ये अलग बात है कि पहली सी नहीं कुछ कम है। इस शेर में शायर अपने हबीब से दूरी का जिक्र कर रहा है, अपने महबूब से दूरी का जिक्र कर रहा है। मोहब्बत के अंदर गमगीन है, महबूब इसका छोड़कर जा चुका है, लेकिन यादें नहीं भुला पाया है। अपने महबूब को याद है, इसको महबूब याद है और कहता है कि मैं आज भी उदास हूं और उसका सबब यानी वजह, उसका सबब तुझसे दूरी है। तुझसे दूर होने की वजह से मैं उदास हूं, तुझसे दूर होने की वजह से मैं गमगीन हूं, मैं परेशान हूं। लेकिन अब मेरा गमगीन होना, परेशान होना उतना ज्यादा नहीं है जितना शुरू में था। अब कुछ कम है क्योंकि अब वक्त हो गया। ये अलग बात है कि पहली सी नहीं कुछ कम है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि शायर को अपने महबूब से दूर हुए हुए एक वक्फा गुजर चुका है, एक वक्त गुजर चुका है, बहुत लंबा वक्फा हो गया है कि पहले शायर बहुत गमगीन रहता था, बहुत उदास रहता था। पहले उदासी ज्यादा थी, जब शायर से उसका महबूब बिछड़ा था तो बहुत ज्यादा उदास रहता था, बहुत ज्यादा परेशान रहता था। लेकिन अब काफी वक्त गुजर चुका है तो शायर कहता है कि अब भी मैं उदास रहता हूं और उदासी की वजह तुझसे दूरी है। तेरा चला जाना मेरे उदासी की वजह है, लेकिन अब इसकी उदासी मेरी पहले जैसी नहीं रही। पहले जब बहुत रोता रहता था, शदीद गम में मुब्तला रहता था, अब मुझे इतना गम नहीं होता। गम तो होता है लेकिन पहले से कम होता है। ये अलग बात है कि पहली सी नहीं कुछ कम है। उदासी, पहली जो उदासी रहती थी, पहले जो गम में मुब्तला रहता था, ज़ारो कतार रोया करता था, तो वो अब नहीं है, अब कम है। हम खुद अपने आप के अंदर देख लें, जब हमें चोट लगती है, कोई दर्द होता है, तो हम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। बहुत शदीद रोना हमें आता है, तड़पने लगते हैं हम दर्द की वजह से। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता है, तो हमारा रोना कम हो जाता है, हमारा दर्द कम हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि दर्द बहुत मामूली रहता है, चुभन रहती है हल्की सी और हल्की सी घुटन रहती है। लेकिन वो पहले जैसा असर नहीं रहता। अब रोना भी हमारा कम हो जाता है, हमारे आंसू भी कम हो जाते हैं, रोना हमारा सिसकियों में बदल जाता है या चुपचाप बैठने में बदल जाता है और दर्द हमारा बहुत कम हो जाता है। तो उसी चीज़ की तरफ शायर इशारा कर रहे हैं कि जब वक्त निकल जाता है, तो वक्त दर्द को कम कर देता है, वक्त गम को कम कर देता है। शुरुआत के अंदर शायर जब अपने महबूब से अलग हुआ था, तो बहुत रोता था, बहुत तड़पता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे अब उसने सब्र करना सीख लिया है और अब उसे इतना रोना नहीं आता, इतनी उदासी उसको नहीं आती, इतना गम उसको नहीं होता। हालाँकि शायर अभी अपने महबूब को भूला नहीं है,
अभी भी अपने महबूब की जुदाई का गम उसको है, अभी भी अपने महबूब को याद करता है, लेकिन अब पहले जितनी शिद्दत नहीं है, उतना गम अब नहीं है, अब पहले से कम हो गया है। ये हमने गज़ल की तशरीह की, अलग-अलग अशार के हमने माने समझे। अब जो किताब में आपकी तशरीह दे रखी है, माने दे रखे हैं, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला शेर था हमारा, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है, और हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। शायर ने गज़ल के मतले में अपनी ज़ाती महरूमियों को एक अमूमी अंदाज में बयान किया है, यानी आम आवाज़ में, आम तरीके से बताया है कि पहले जो उम्मीद रखते हैं हम ज़िंदगी से, उतना हमें नहीं मिल पाता, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ कमी का एहसास हमें हमेशा रहता है। शायर का ख़्याल है कि उसने अपने लिए जिस किस्म की ज़िंदगी की तमन्ना की थी, हालात उसकी उम्मीदों के मुताबिक साबित नहीं हो सके, और हर वक्त किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती रही है। ये इंसानी फितरत है, इंसानी नफ्सियात है, जज्बा है इंसान का। जो भी मिल जाएगा, इंसान उसमें कमी महसूस करेगा। वो चाहेगा मुझे और मिल जाए, और तवक्को करेगा, और लगातार अपने हाथ फैलाता रहेगा। शुक्रगुजार नहीं बनेगा, शुक्र नहीं करेगा, हाथ अपने फैलाता रहेगा कि हमें और मिल जाए। चाहे किसी इंसान से, चाहे रब से। रब से मांगेगा तो जो मिलेगा उसमें सुकून नहीं है, उसमें खुश नहीं है। जो उसके पास है उसका शुक्र नहीं करेगा, और मांगता रहेगा, हाथ फैलाता रहेगा। तो ये नफ्सियात है, इंसान के अंदर की फितरत है, वो ऐसा करता ही है। गोया ज़ाती हवाले से शायर ने एक आम हकीकत बयान की है कि दुनिया में इंसान की हर ख्वाहिश, हर आरज़ू पूरी नहीं होती। बहुत सी तवक्कुआत मुकम्मल होने के बावजूद कुछ ना कुछ कमी का एहसास ज़रूर होता है। मिर्ज़ा गालिब ने इसी ख्याल को अपने एक शेर में यूँ बयान किया है। अब यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर भी पेश किया है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मेरी हज़ारों ख्वाहिशें हैं, और हर ख्वाहिश ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं दुनिया वार दूँ, मेरी मौत हो जाए, मेरी जान निकल जाए, हर ख्वाहिश मेरी इतनी खूबसूरत ख्वाहिश है। तो मेरी ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, लेकिन अरमान मेरे निकले भी बहुत, लेकिन फिर भी एहसास होता है कि मेरे अरमान कम निकले, और मैं ज़िंदगी जीना चाहता था, और मैं ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था, लेकिन मेरी ख्वाहिशात और पूरी नहीं हो पाए। और असल में यही होता है कि इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इंसान हमेशा यही कहता रहता है, कहीं कुछ कम है। तो ये इंसान की फितरत है, और इंसान की फितरत को, उसके नफ्सियात को यहाँ पर शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी सफाई के साथ ज़ाहिर किया है। जब हम तशरीह करते हैं, तो तशरीह के वक़्त अगर कोई शेर आपको याद रहे, किसी और गज़ल का, किसी और शायर का, तो वो अगर आप अपनी तशरीह में शामिल कर लें, तो इससे आपके नंबरों में और इज़ाफ़ा होता है, और तशरीह के अंदर और खूबसूरती आती है, खुलासे में और खूबसूरती आती है। तो उस तरह के अगर आप कोशिश करें कि कुछ अशार आपको याद हो जाएँ, तो वो भी आप याद करने की कोशिश करें। अगला शेर है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। इस शेर में शायर ने अपनी एक ऐसी आरज़ू के गम को बयान किया है, जो पूरी नहीं हो सकती। पूरी ने क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चादर छोटी है, और पेड़ ज़्यादा फैला लिए, तो पेड़ तो उस चादर से बाहर जाएँगे ही। वो पूरी चादर बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपने आरज़ू के गम को बयान किया है, जो पूरी नहीं हो सकती। शायर का कहना है कि घर की तामीर का जो नक्शा उसके ज़हन और ख़याल में मौजूद है, उसकी तामीर ख़यालों की दुनिया में ही मुमकिन है। गज़ल के इस शेर को शायर की ज़ात से अलग करके अमूमी पस मंज़र में देखा जा सकता है। उसका मतलब ये होगा कि शायर के ज़हन में ज़िंदगी और समाज का जो नक्शा है, दुनिया के हालात उसकी तकमील और तामील के लिए मौज़ू और साज़गार नहीं है। क्या यहाँ पर जज़्बा ज़ाहिर कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि इंसान की जितनी ख्वाहिश है, जितनी हैसियत है, उसी के मुताबिक ख्वाहिश करनी चाहिए। जितनी चादर हो, उसी के मुताबिक पैर फैलाने चाहिए। जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना हासिल कर सकते हैं, उसी के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। आपका ज़मीन छोटी-सी है, आप नक्शे बड़े सारे महल के बनवा लो, तो उस छोटी ज़मीन पे महल नहीं बन सकते। फिर तो वो ख़यालात में, तसव्वुर में ही आप बना सकते हो, सोचों में बना सकते हो। आपकी आमदनी कम है, और आप ख़याल बड़े-बड़े लगा रहे हो कि बड़ी गाड़ी खरीदेंगे हम, बड़ा सारा घर बनाएँगे, बड़ी-बड़ी
ख्वाहिशें अपनी बना लेते हो, अपने बच्चों के बड़े-बड़े सपने दिखा देते हो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो गलत है। जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी वैल्यू है, जो आप चीज़ें कर सकते हैं, हलाल कमाई के साथ आप जो हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में बात कीजिए, वही अपने बच्चों को तरगीब दीजिए, वही अपने माँ-बाप से बात कीजिए, वही ख्वाहिश रखिए, तो वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएँगी। लेकिन कमाई आपकी ₹1 है और आप ₹100 खर्च करने का प्लान बना रहे हो, तो फिर मैंने अभी आपको बताया कि ₹99 के लिए आपको फिर धोखाधड़ी, बेईमानी करनी पड़ेगी। ₹99 के लिए आपको ज़लील होना पड़ेगा, ख़्वार होना पड़ेगा। तो आप ऐसे काम करते ही क्यों हो? ₹1 आपकी इनकम है, तो आप ₹1 ही खर्च करने के बारे में सोचो। उसी के अंदर प्लान बनाओ, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। और यही शायर का पैगाम इस शेर का है कि वो आपको समझा रहा है, बता रहा है आपको कि ऐसे नक्शे मत बनाओ कि जो महल नहीं बने, ऐसे नक्शे बनाओ कि जो आपकी तमन्नाएँ, आपके मकान की पूरी हो जाए, आपकी चीज़ों की, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। यहाँ मकान तो सिर्फ़ इशारतन यूज़ किया है, ये इस्तिआरा है यहाँ पर। असल बात मकान की नहीं हो रही, असल बात हमारी ख्वाहिशात की हो रही है, हमारी उम्मीदों की हो रही है। हम जो चाहते हैं मन्ना उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वही काम हम करें जो हम कर सकते हैं, सही तरीके से उसको कर सकते हैं, उसी के बारे में हम सोचें। आसमान में, हवा में उड़ने की कोशिश ना करें। अगले शेर में शायर कहते हैं, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। इस शेर में शायर बिछड़े हुए लोगों से मिलने की तमन्ना का इज़हार कर रहा है। आज नहीं तो कल शायर कहता है कि मैं अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल लूँगा, अपने महबूब से मिल लूँगा, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से मिल लूँगा। तो मुझे उम्मीद है उनसे मिलने के लिए, लेकिन यकीन कम है, क्योंकि क्या पता उनमें से कुछ ज़िंदा हैं या नहीं है, कुछ अब यहाँ रहते हैं या नहीं है, कुछ उस बस्ती में है या नहीं है जहाँ पर मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो यकीन कम है। इसलिए दिल में उम्मीद रखने के बावजूद वो मायूस है और मुलाकात के लिए यकीन की कमी महसूस करता है। उम्मीद और यकीन दोनों का ताल्लुक दिल से है और उम्मीद यकीन की पहली मंजिल है। यही उम्मीद इंसान को मुसलसल अमल की तरफ राग़िब करती है, जिससे इंसान यकीन की मंजिल की तरफ पहुँचता है। हम कुछ भी काम करते हैं, उम्मीद के बिना पे करते हैं। हमें यकीन शुरुआत में नहीं होता, यकीन उम्मीद से बनता है। जब हमारी उम्मीद ताकतवर होती है, उम्मीद बड़ी होती है और हम कामों को करते हैं, तो वो उम्मीद यकीन में बदल जाती है। तो यकीन की पहली मंजिल उम्मीद है। तो कोई भी काम हम करते हैं, हम अपनी उम्मीद से करते हैं, उम्मीद की खुशी से करते हैं, हमारी उम्मीद हमसे काम कराती है। तो शायद ये कह रहे हैं कि उम्मीद तो काफ़ी है कि मैं अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल लूँगा, लेकिन उनको यकीन कम है। और यकीन कम है की वजह यहाँ पर बताई गई है कि उनको ये यकीन नहीं है कि वो यहाँ पर ज़िंदा है या नहीं है, उस जगह के ऊपर ये मौजूद है या नहीं है। अगर वो नहीं है, तो फिर उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायर कहता है कि उम्मीद तो है, मैं तो कोशिश करूँगा, अपनी जद्दोजहद में कमी नहीं लाने दूँगा, अपनी कोशिशों में कमी नहीं लाने दूँगा, लेकिन वो उस जगह के ऊपर है या नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, मंज़िल पर जाकर पता चलेगा कि मेरी मंज़िल मक़सूद वहाँ पर है या नहीं है। आगे आते हैं। अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। इस शेर में शायर ने मौजूदा समाजी निज़ाम से बेइत्मीनानी का इज़हार किया है। मौजूदा समाजी निज़ाम के ऊपर इशारा किया है, तंज़ किया है और तल्ख़िया तंज़ किया है। किसी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कोई चीज़ बहुत कम है। किसी की ज़िंदगी ऐशो-इशरत से गुज़र रही है, आराम से गुज़र रही है और किसी की फ़ाक़ों में ज़िंदगी गुज़र हो रही है। रोटी उनको वक़्त के ऊपर नहीं मिल रही। तो फिर ये तफ़रीक़ है हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर। ये बहुत ख़राब निज़ाम है। हालाँकि ये खुदा की मर्ज़ी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देना है, जिसको दे मन करे उसका दे और जिसको ना देना चाहे वो ना दे। सब उसकी मर्ज़ी के ऊपर है और हमें अफ़सोस नहीं करना चाहिए। हमें दिल में तड़प यही रखनी चाहिए कि उसको सामने वाले को इतना दे दिया और हमें कुछ भी नहीं दिया। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और ये निज़ाम बना हुआ है, उसी के मुताबिक चीज़ें आपको दी जाती हैं और उसी के मुताबिक आपसे चीज़ें ली जाती हैं। देना भी आज़माइश है, लेना भी आज़माइश है। आपके पास कुछ है, तब भी आप आज़माइश के अंदर हो और आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आप आज़माइश के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर शायर है,
तो शायर कहीं भी इशारा करते हैं, शायर ने यहाँ पर समाजी निज़ाम की तरफ इशारा किया है, क्योंकि दुनिया में देखते हैं भूख, प्यास, तड़प, शिद्दत देखते हैं गमों की, तो वो सोचते हैं कि अगर सभी के पास दौलत होती, सभी के पास इतनी चीज़ें होती, मैसर होती कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुज़ारता, तो ये गम, ये दुःख दर्द, ये तकलीफ़ें दुनिया में नहीं होती। तो शायर परेशान है इन चीज़ों से और वो बेइत्मीनानी का इज़हार कर रहे हैं। शायर को शिकवा है कि दुनिया में तक़सीम के निज़ाम में बराबरी और इंसाफ नहीं है और दुनिया में कहीं कुछ ज़्यादा और कहीं कुछ कम होने का एहसास होता है। शायर दुनिया के गैर मसावी निज़ाम को नफ़रत के नज़र से देखता है और उसमें एक खुशगवार और मुनसिफ़ाना तब्दीली की ख्वाहिश करता है। और हालाँकि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की हम बातें नहीं करते हैं, कुछ कम और ज़्यादा की बातें नहीं करते, क्योंकि रब की मर्ज़ी है, जिसको जितना चाहे उतना दे, जितने से जितना चाहे उतना ले, जिसको ना देना चाहे वो ना दे। लेकिन शायर है और यहाँ पर शायर ने इस निज़ाम में तब्दीली की बात की है कि सभी को मिलना चाहिए, सभी को इतना मिलना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी आराम से गुज़र जाए। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, आज भी है तेरी दूरी उदासी का सबब, ये अलग बात है कि पहली सी नहीं कुछ कम है, ये अलग बात कि पहली सी नहीं कुछ कम है। इस शेर में शायर महबूब से मुखातिब है। वो महबूब से अपने ताल्लुकात का हवाला देकर अपनी मोहब्बत और दिल में पोशीदा यादों का सबूत फराहम करना चाहता है। महबूब से अब बिछड़ चुका है, दूर हो चुका है, लेकिन महबूब को याद कर रहा है, उसी से मुखातिब है। मिलता है जब कभी तो कहता है कि मेरा अभी उदास हूँ, दिल में मेरे गम है और उस गम का सबब ए मेरे महबूब तू ही है। तू ही मेरे दिल का तड़प का सबब है। मैं आज भी तेरी मोहब्बत की वजह से, तुझे जुदाई की वजह से तड़पता हूँ। मैं परेशान रहता हूँ, मेरा दिल जलता है। लेकिन अब पहले जितना नहीं जलता, अब मेरा दिल कम जलता है। अब मैं कम तड़पता हूँ। अब मेरी तड़पन कम हो गई है। शायर का कहना है कि वो महबूब से दूर होने की वजह से आज भी उदास है। लेकिन शायर इस बात का भी इकरार करता है कि उसकी ये उदासी पहले जैसी नहीं रही। अब पहले जैसी नहीं रही के अंदर एक इशारा और मिलता है कि उदासी धीरे-धीरे कम हो रही है। पहले जो तड़प थी, पहले जो चुभन थी, पहले जो खलिश थी, वो कम हो गई है। अब भी है, लेकिन अब कम है। और यहाँ पर ये इशारा मिल रहा है हमें कि आने वाले ज़माने में, आने वाले वक़्त के अंदर ये चुभन, ये तड़प, ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी ये इश्क के रोग से बाहर निकल रहा है, इश्क के दर्द से बाहर निकल रहा है। वक़्त और हालात बदलने के साथ-साथ उसकी यादें धुंधली हो गई हैं और अब उसे महबूब ज़रा कम याद आता है और धीरे-धीरे वो महबूब को बिल्कुल भुला देगा और अपने दर्द दिल से ये तड़प, ये चुभन, ये दर्द भी ये निकाल लेगा। लेकिन अभी उसने ज़ाहिर कर दिया कि महबूब, अभी जो मेरे पास तड़प है, मेरी उदासी है, मेरी परेशानी है, उसका सबब आज भी तू ही है। तू नहीं होता, तेरी यादें नहीं होती तो शायद मैं खुश रहता, शायद मेरी ज़िंदगी आराम से गुज़रती। अब मेरी ज़िंदगी परेशानी में गुज़रती है, लेकिन मैंने जीने का तरीका सीख लिया है। अब मेरे दुःख में, मेरी उदासी में, मेरी तड़प में कुछ कमी है, पहले जैसी बात नहीं है। पहले जो मैं रोया करता था, तड़पा करता था, वो दर्द अब मौजूद नहीं है। ये हमारी गज़ल का आखिरी शेर था जिसको हमने पढ़ा, इसकी हमने तशरीह की। गज़ल के आपके सामने अशार आएँगे, 1 या 2 शेर आपको दे दिए जाएँगे, उसका खुलासा आपसे पूछा जाएगा, माने आपसे पूछे जाएँगे। तो आप तशरीह याद कर लें, हर शेर की, हर गज़ल की, जितनी भी गज़लें हमारी आ रही हैं, ताकि आपको पढ़ने के अंदर आसानी रहे, लिखने के अंदर आपको आसानी रहे। आप ये वीडियो देखें, इस वीडियोज़ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि गज़ल का खुलासा, नज़्मों का खुलासा किस तरह से किया जाएगा, गज़ल के अशार की तशरीह किस तरह से की जाएगी और फिर आप उसी अंदाज़ में उसकी तशरीह करें, खुलासा करें, तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर नंबर दे दिए जाएँगे। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ, अगली गज़ल के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अलविदा।